1970 की गर्मियों में सबा, टोक्यो की 8 साला लड़की और उसके वालिदैन मियाज़ाकी प्रीफेक्चर के छोटे से कस्बे आया में अपने दादा दादी से मिलने गए। उनका एक छोटा सा घर और बड़ी जायदाद थी जिसमें सबा खुशी से दौड़ती फुर्ती और सरसब्ज हरियाली से भरे देही इलाके में घूमती रहती। सबा के वालिदैन ने इसे इसके दादा दादी की निगरानी में छोड़ दिया जब वो खुद मियाज़ाकी शहर में कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करने गए जिस पर सबा को कोई एतराज नहीं था। इसे खिले बैरूनी मैदानों में आज़ादी से रहने का बहुत शौक था और वो घंटों और गिर्द के जंगल में गायब रहती। अपने वालिदैन के जाने के दूसरे दिन ही था कि सबा का पहला बदकिस्मती से सामना हुआ चौड़ेल से, 8 फुट लंबी खातून से। सबा जंगल के किनारे के बिल्कुल अंदर थी, खुशी खुशी यादगार के तौर पर ले जाने के लिए पत्थर जमा कर रही थी जब उसने एक परेशान कुन आवाज सुनी। एक गहरी मर्दाना आवाज में सबा ने नजर उठाकर आवाज की जानिब देखा और खौफ से जमा खड़ी हो गई जब उसने एक बड़ी जसीम औरत देखी जो मुकम्मल सफेद लिबास में थी और जिसके बाल कोये की तरह सिया थे। एक सर्द सा खाकिस्तरी चेहरा जिस पर एक बेचैन कुन मुस्कुराहट थी और एक बहुत बड़ी टोपी जिसका साया इसके लंबे 8 फुट ऊंचे जिस्म पर पड़ रहा था। सबा और औरत की नजरें मिले एक लम्हे के लिए, जैसे सबा अपनी आवाज तलाश करने की कोशिश कर रही हो चलाने के लिए, लेकिन वो सांस भी मुश्किल से ले पा रही थी। आवाज निकालना तो दूर की बात थी। फिर वो औरत पीछे हटी और अपने पीछे जंगल के गहरे साए में गायब हो गई। सबा अपने पैरों को ठीक तरह से चलाने के लिए जिदोजहद करती हुई फौरन ही खेत के घर की तरफ भागी और अपनी दादी को बताया कि इसने क्या देखा था। जब सबा की कहानी मुकम्मल तौर पर बयान कर दी गई और सूरत-ए-हाल की संगीनी समझ आई, इसकी दादी के चेहरे की रंगत फौरन संजीदा हो गई। इसने सबा की बाहें पकड़ी और बिल्कुल वही जानने की जिद की जो इसने देखा था और सुना था। जैसे ही सबा ने वजाहत की, इसकी दादी रोने लगी। दादी ने जल्दी से सारा वाकया अपने शौहर को बताया, जो हैरान होकर फोन की तरफ दौड़े ताकि सबा के वालिदैन से राब्ता कर सके। वो अपने होटल में नहीं थे, इसलिए किन्सिरुज के पास एक पैगाम छोड़ दिया गया। सबा, जो अब खौफजदा और परेशान थी, ने पूछा कि क्या हो रहा है और क्यों सब इतने घबराहट में दिखाई दे रहे हैं। दादा गहरी नजर से इसकी आंखों में देखने लगे। सबा, गौर से सुनो, उन्होंने शुरू किया। लगता है तुम्हें चौड़ेल ने चुन लिया है और हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते। वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी, जैसा कि इसने इस इलाके के कई और बच्चों के साथ किया था। सबा अब आंसुओं में थी। जो कुछ इसे बताया गया था इससे वो खौफजदा थी, फिर भी वो और जानने की ख्वाहिश छुपा ना सकी। चौड़ेल कौन है? इसने पूछा। इसके दादा ने वजाहत जारी रखी। कोई नहीं जानता कि वो कहां से ई है। मैं कहा, सिर्फ इतना पता है कि ये 8 फुट लंबी औरत अपने शिकार को खामोशी से उनके करीब आकर चुनती है, फिर ए की आवाज गुनगुनाती है और पीछे हिट जाती है। चंद दिनों के अंदर वो शख्स गायब हो जाता है। कहा जाता है कि कुछ मकामी राहिबों ने इसे पकड़ लिया था, जिन्होंने इसे एक पुरानी शर्त-ए-आला दरगाह में कैद कर दिया था। इसके खंडरात के शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब के मकामात पर एक जीजू बात रखे, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी न किसी तरह चौड़ेल बच निकलने में कामयाब हो गई है। सबा को घर के सबसे महफूज कमरे में ले जाया गया। खिड़कियों पर तख्ते लगा दिए गए और कमरे के हर कोने में खालिस नमक की छोटी छोटी गोलियां रख दी गईं। तुम्हें हरगिज इस कमरे से बाहर नहीं निकलना, किसी भी हालत में नहीं। इसकी दादी ने सख्त हिदायत की। कभी नहीं। सबा की आवाज कांप रही थी। जब तक कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हें घर ले जाने के लिए वापस न आ जाएं, इसने जवाब दिया। वालिदैन अपने घर ले जाएं। फिर मैं महफूज हो जाऊंगी? सबा ने पूछा। हाँ, इसकी दादी ने सर्द आह भरते हुए कहा, जबकि इसकी नजर फर्श की तरफ झक गई। फिर तुम महफूज हो जाओगी, ताहम तुम कभी भी मियाज़ाकी वापस नहीं आ सकती। सबा रोने लगी तो दादी ने कमरा छोड़ दिया। ये मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। मैं कमरे में नहीं रह सकती। दरवाजा बंद होने के बाद और सबा को हिदायत की कि वो दरवाजा बंद होने के बाद जरूर ताला लगा ले। रात ने देहात पर साया डाल दिया और सबा इदा रोशन कमरे में अकेली और सर्दी से कांपती हुई खामोशी से सिसकियां ले रही थी। सोच रही थी कि इसके वालिदैन इसे घर ले जाने के लिए कब वापस आएंगे। सर्द रात के कई घंटे गुजरने के बाद इसने अपने दादा की आवाज सुनी, जो इससे पुकार रहे थे। सबा, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम डर रही हो तो मैं अंदर आकर तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। तुम्हें अकेला नहीं रहना पड़ेगा। दरवाजा खोलो, उन्होंने कहा।
सबा उछल कर खड़ी हुई और ताला खोलने के लिए दरवाजे के पास गई, लेकिन फिर इस पर एक बर्फीली लहर सी दौड़ गई। जैसे ही वो करीब पहुंची और इसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। इसके दादा की आवाज किसी तरह बदल सी गई थी। खोलो दरवाजा, दादा ने फिर पूछा। अब सब ठीक है? सबा ने अपने तरफ देखा और इसे बर्तन में नमक के गोले आहिस्ता आहिस्ता सिया होते दिखाई दिए। जैसे ही इसने आवाज सुनी, दरवाजे के दूसरी तरफ से आ रही थी। वो पीछे हिट कर कमरे के मरकज में चली गई और बेकाबू रोने लगी। पूरी रात रोते रहे। आखिरकार सुबह हुई और सबा के वालिदैन भी आ पहुंचे। उन्होंने फौरन इसे अपनी बाहों में ले लिया और अपनी कार में बिठा लिया। वो फौरन मियाज़िकी से निकल गए, अफसोस कभी वापस न आते हुए। वापस टोक्यो पहुंचकर सबा अपने दादा दादी से राब्ते में रही और इसे हमेशा का दुख था कि वो उनसे कभी मिलने नहीं जा पाएगी। और वो दादा दादी सफर करने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके थे। ये दुख और भी बढ़ गया जब कुछ साल बाद इसके दादा का इंतकाल हो गया और वो उनकी आखिरी रसूमात में शामिल ना हो सकी। फिर गुज़िश्ता हफ्ते ही सबा की दादी ने इसे कुछ बुरी खबर देने के लिए फोन किया। मुझे कैंसर का डायग्नोसिस हुआ है। इसे कैंसर की तशखीस हुई थी। इसकी दादी ने फिर सबा से पूछा कि क्या तुम मेरी मौत से पहले मुझसे एक आखिरी बार मिलने आओगी? सबा उलझन में थी, लेकिन दादी इसने शुरू किया, ये महफूज नहीं है। ठीक है, इसकी दादी ने बात जारी रखी, वो सब बहुत अरसा पहले हुआ। तुम अब बड़ी हो चुकी हो, मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। क्या आपको यकीन है? सबा ने पूछा। क्या आपको यकीन है? मुझे यकीन है, जवाब मिला, साथ ही वो हड्डियां तक हिला देने वाली आवाज। पौरू। सबा ने फोन गिरा दिया, कमरे के कोने की तरफ सिमट गई और इस रात के खौफनाक एहसासात को दोबारा महसूस करने लगी जो इसने अपने दादा दादी के घर में महसूस किए थे, अकेली अंधेरे में।